ओम शांति। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग हैं जिसके लिए कहा जाता दे मेक थिंग्स हैपन। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसके लिए कहा जाता दे फॉलो विथ वॉट एवर इज हैपनिंग। जो हो रहा है उसके साथ चलने वाले होते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इतने अज्ञात होते कि सारा दिन बीत जाने के बाद शाम को न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ते हैं और पूछते हैं आज क्या हुआ है। ऐसे 3 प्रकार के लोग जिसमें अगर स्वयं को देखें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। आर वी द वंस हु मेक थिंग्स हैपन, जिसको लीडर्स कहते हैं, या जो कुछ हो रहा है उसके साथ बहने वाले, चलने वाले, फॉलो विथ वॉट एवर इज हैपनिंग, या इतने अज्ञात है कि हमारे आसपास की सारी दुनिया बदल चुकी है परंतु हमें इसका एहसास भी नहीं। तो वर्तमान समय दुनिया को पहले प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, द वंस हु कैन मेक थिंग्स हैपन। और उसके लिए एक डेफिनेशन अगर देखें कि लीडर्स आर द वन हु डू नॉट रिएक्ट। रिएक्ट करने वाले नहीं होते हैं परंतु हु एक्ट एंड टेक अ डिसीजन इन एन एक्यूरेट मैनर। वो कर्म करने वाले होते हैं और सही समय पर, सही वक्त पर सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। वही दुनिया को राह दिखा सकते हैं, वही दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। दे आर द वंस हु इंस्पायर पीपल, हु ओपन द गेट फॉर अदर्स टू फॉलो। आज की दुनिया में हमें मैनेजर्स तो बहुत मिल जाएंगे जो मैनेज कर लेते हैं, जो चीजें आसपास हो रही है उसको मैनेज कर लेंगे, परंतु दूसरों को इंस्पायर करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। एक फॉर्च्यून मैगजीन में पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। तो उसमें लिखा था कि मैनेजर इज द वन हु एडमिनिस्टर्स एंड अ लीडर इज द वन हु इनोवेट्स। द मैनेजर मेंटेन्स and a leader develops. The manager relies on systems and a leader relies on people. A manager is the one who counts on controls. कितने controls मेरे हाथ में है जिसके मैं चार्ज में हूं। And a leader counts on trust. लोगों का ट्रस्ट को जीत लेता है और उसी के माध्यम से वो लीडर बन जाता है। A manager does things right and a leader does the right thing at the right time. ये डिफरेंस बहुत सुंदर शब्द में बताया गया है और इसीलिए अगर लीडर की व्याख्या करें तो लीडर किसको कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन सुने कि लीडर इज द वन हु नेवर रिएक्ट्स बट एक्ट्स डिसाइसिवली। और उसके लिए उसके पास कुछ क्वालिटीज है। वो क्वालिटीज क्या होती है? लीडर की क्वालिटीज को अगर डिफाइन करें तो 5 C's के रूप में उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो 5 C's कौन से हैं? तो फर्स्ट C इज अ लीडर हु हैज अ काम माइंड, अर्थात उसका दिमाग हमेशा शांत रहता है। दूसरा C, अ लीडर इज अ वन हु हैज अ क्लियर फोकस, क्योंकि उसका मन शांत है इसीलिए उसके दिमाग में क्लैरिटी है और उसके सामने कंफ्यूजन नहीं है, धुंधलापन नहीं है, परंतु एक क्लियर फोकस है। क्या करना है उसके विषय में वो अपने दिमाग में क्लैरिटी रखता है। और उसी के कारण तीसरा C आता है जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंट, कि लीडर इज अ वन हु इज कॉन्फिडेंट। जो कुछ करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से करता है। और जहां ये 3 C's है
काम स्टेट ऑफ माइंड, क्लियर फोकस, कॉन्फिडेंट, वहां वो क्रिएटिव होता है। हर वक्त उसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहती है, नवीनता बनी रहती है। और जहां ये 4 सीज होते हैं, वहां 5वां सी है कमिटमेंट, कि वो प्रतिबद्ध होगा, जो कुछ भी करेगा उसके लिए वो फुल्ली कमिटेड होगा। तो ये 5 सीज इज व्हाट अ लीडर इज। परंतु ये हमारे अंदर है या नहीं है, उसका पता कैसे चलता है? तो उसका मीटर है, जिसको कहते हैं करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट। करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट कि जहां ये 5 सीज है, वहां उसे आंतरिक संतोष, जॉब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब कई लोग गलत भी उठा लेते हैं, कहते हैं कि बस हम सेटिस्फाइड हो गए, अभी आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, सेटिस्फैक्शन जो कुछ करते हैं हम रिजल्ट के साथ। सेटिस्फैक्शन भविष्य के लिए नहीं, जहां प्रोग्रेस की बात है, जहां आगे बढ़ना है, वहां तो एम्बिशियस रहना है। स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाती है कि पुरुषार्थ में हमेशा मोटिवेटेड रहे, हम पुरुषार्थ में एंथुसियास्टिक रहे। परंतु जो रिजल्ट्स आते हैं उसके प्रति हम अपने विचारों को चला करके टेंशन में ना आ जाए, लेकिन जो हो गया सो अच्छा हुआ, ये सोच करके या उसमें से एक लेसन लर्न करके लेट अस प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस के साथ, पुरुषार्थ के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं, लेकिन जो हो गया उसके प्रति हम एक फुल स्टॉप लगा दे, मीन्स सेटिस्फैक्शन विद द रिजल्ट। तो ये 5 सीज का रिजल्ट है कंटेंटमेंट। 6ठा सी है, इसीलिए उसको कहा करिश्मा ऑफ कंटेंटमेंट। तो लीडर हैज दिस 5 क्वालिटीज इन हिम, लेकिन उसके इस 5 क्वालिटीज का मुख्य आधार है कि उसके कुछ एटीट्यूड्स है, कि जिस एटीट्यूड्स के माध्यम से वो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। आज अगर देखें तो लीडर की कई एक्टिविटीज है। प्रैक्टिकल फील्ड में भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, कई चीजें हमें करनी पड़ती है रेगुलरली। लेकिन वो सब करने के लिए कुछ एटीट्यूड्स की भी आवश्यकता होती है। बिना उस पॉजिटिव एटीट्यूड्स के करने की क्षमता हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो लीडर के एटीट्यूड्स क्या है जिसके माध्यम से उसकी कर्म की क्षमता बढ़ जाती है? तो उसको अगर हम डिफाइन करें तो अ लीडर हैज 8 मेन एटीट्यूड्स, और वो 8 एटीट्यूड्स जो लीडरशिप एटीट्यूड्स है। तो उसमें सबसे पहली एटीट्यूड है जिसको कहते हैं लिसनिंग एबिलिटी। ही इज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि उसको सारी इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी करनी है। तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो ही हैज टू बी अ गुड लिसनर। विदाउट लिसनिंग he cannot act, he cannot decide, he cannot discriminate what is right, what is wrong. तो पहली एटीट्यूड है उसकी लिसनिंग एबिलिटी। दूसरी एबिलिटी उसके पास जो है वो है he has the availability of mind, presence of mind. जब तक presence of mind नहीं तो right टाइम पर right decisions नहीं ले सकते हैं। तो he has to be a good listener, but at the same time he has to keep his mind available. क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग फिजिकली अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिजिकल अवेलेबल होने के बावजूद वो मेंटली अवेलेबल नहीं होते हैं। उसका ध्यान और कहीं बटा हुआ है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कहीं है, और इसीलिए भले लिसन कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन वो अंदर जा नहीं रहा है। एंड दैट इज वेयर द इंफॉर्मेशन इज मिस्ड। और इंफॉर्मेशन जब मिस हो जाती है तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कई बातें हमारे सामने आ जाती है। कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो द्विअर्थी होते हैं, डबल मीनिंग्स वाले होते हैं, और एक व्यक्ति सुना रहा है, लेकिन अगर मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है तो भले मैं सुन रहा हूं, लेकिन अर्थ का अनर्थ स्वाभाविक हो जाता है।
तो ये दो एबिलिटी बहुत जरूरी है एक लीडर के पास होना आवश्यक रहती है। तीसरी एबिलिटी जो है उसके पास वो है टॉलरेंस। ही इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन, इसलिए छोटी छोटी बातों में वो रिएक्शन में नहीं आएगा, लेकिन ही हैज द कैपेबिलिटी टू टॉलरेट। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बातें आ जाए, तो उसके पास इनर स्ट्रेंथ होने कारण वो टॉलरेट कर सकता है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोरी है, तो रिएक्शन में आ जाएगा। लेकिन टॉलरेंस अकेला इनफ नहीं है, उसके साथ एडाप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसे लोग, इस प्रकार अपने आप को ढाल देना, एडाप्ट कर लेना। क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल नेचर के नहीं है तो भले टॉलरेंस है लेकिन यूजलेस है। लेकिन टॉलरेंस विथ फ्लेक्सिबिलिटी दोनों अगर साथ साथ है तो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। उसकी इनर स्ट्रेंथ सही डायरेक्शन में यूज होती है। ये 4 एबिलिटीज जो है वो उसके एटीट्यूड्स के संबंध में है, क्योंकि देखा जाता कि लिसनिंग एबिलिटी भी तब आती है जब उसका एटीट्यूड सही होता है। अवेलेबिलिटी भी उसकी तभी रहती है जब पॉजिटिव एटीट्यूड के आधार पर वो उस समय को सही रूप से समझ सकता है। नहीं तो आज की दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, हर जगह देखो आप, बच्चों की एग्जाम होती है, एडमिशन लेना है, वहां भी कंपटीशन, वर्क प्लेस में अगर जॉब चाहिए वहां भी कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। और इस कंपटीशन की दुनिया में सरवाइव करने के लिए अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, टॉलरेंस पावर नहीं है, एडाप्टेबिलिटी नहीं है, तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एक छोटी कहानी याद आती है कि एक बार 2 व्यक्ति थे, एक इंडियन और एक अमेरिकन, और दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने शेर का आवाज सुना, रोर ऑफ अ लायन। तुरंत ही इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिए। अमेरिकन उसको देख करके हंसने लगता है, तुम क्या समझता है अपने आप को कि ये रनिंग शूज पहनने से तुम शेर से आगे दौड़ेगा? तो उस वक्त वो इंडियन जो था उसकी ओर देख कर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता हूं और इसीलिए मैं रनिंग शूज पहन रहा हूं, लेकिन मैं तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। जब तक शेर को एक शिकार मिल जाता है उसके बाद वो दूसरे शिकार के पीछे तो भागेगा नहीं, तो इसलिए मैं ये रनिंग शूज पहन रहा हूं। आज की दुनिया में वही हालत है। अगर हमारे मेंटल अवेलेबिलिटी नहीं है तो कंपटीशन में हम खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर सरवाइव करना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेलेबिलिटी बहुत आवश्यक है। तो ये 4 एबिलिटीज जो है ये एटीट्यूड्स के साथ संबंध रखती है। और उसके साथ साथ दूसरी जो 4 एबिलिटीज है वो उसकी कार्य के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें 5वीं एबिलिटी है डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। माना एनालाइज करना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको सही रूप से परखना, देखना कि हाँ ये राइट चीज है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। और जब ये डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी है, एनालाइजिंग पावर है उसके पास, तो डिसीजन लेने में वो प्रॉम्प्ट हो सकता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि आजकल व्यक्ति के सक्सेस का विशेष आधार उसके डिसीजंस है। अगर राइट टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, समय बीत जाने के बाद डिसाइड किया, फेल। कितने अच्छे से अच्छा डिसीजन क्यों ना हो, लेकिन समय तो बीत गया। उसके बाद जो एबिलिटी है, 7वीं एबिलिटी, वो है पावर टू कोऑपरेट एंड पावर टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 एबिलिटीज भी बहुत विशेष है। पावर टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सीधा संबंध उसके टॉलरेंस के एटीट्यूड के साथ रखता है कि अगर उसमें टॉलरेंस पावर है
यानी इनर स्ट्रेंथ है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता है। और जहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है, लीडर इज ऑलवेज अ वन हु कम्स फॉरवर्ड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, तब उसको लोग भी कोऑपरेट करते हैं, टीम स्पिरिट बन सकती है। तो ये 8 एटीट्यूड्स, एबिलिटीज भी है जो उसके कार्य क्षेत्र पर उसको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इन 8 की अगर देखा जाए, बहुत गहरी प्रोएक्टिविटी है, अर्थात एक दूसरे के साथ ये सभी जुड़े हुए हैं। और ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लिसनिंग एबिलिटी के साथ अवेलेबिलिटी है तो टॉलरेट भी करना पड़ता है, टॉलरेंस के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है, तभी वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और उसी के आधार पर डिसाइड करना उसके लिए सहज हो जाता है। और तब वो डिसाइड करके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता रख सकता है, और उसको लोग भी कोऑपरेट करते हैं। और कोऑपरेशन के लिए फिर से उसको लिसनिंग एबिलिटी बहुत पावरफुल रखनी पड़ती है। ये प्रोएक्टिविटी देखी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी इंटर एक्टिविटी भी बहुत गहरी है। जैसे लिसनिंग एबिलिटी के साथ उसकी इंटर एक्टिविटी रहती है डिस्क्रिमिनेशन। अगर इंफॉर्मेशन सही है तो वो राइट और रॉन्ग को एनालाइज कर सकता है। तो ये दोनों की इंटर एक्टिविटी है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी की इंटर एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग के साथ भी है। जितनी माइंड की अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उतना डिसीजन अच्छे से अच्छा ले सकता है। तो ये चारों की आपस में बहुत गहरी एक कनेक्शन है, बहुत गहरा एक आपस में संबंध है। लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ और 4 को देखें, टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों की भी आपस में बहुत गहरी प्रोएक्टिविटी है, साथ ही साथ उसकी इंटरएक्टिविटी भी है। टॉलरेंस की इंटरएक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। व्यक्ति टॉलरेट कर सकता है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए उसको टॉलरेट भी करना पड़ता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जहां है वहां टीम स्पिरिट भी वो बना सकता है। अगर उसके नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो लोग भी उसके समीप नहीं आएंगे, उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये 8 की आपस में एक इंटरएक्टिविटी भी है और साथ ही साथ एक प्रोएक्टिविटी भी है। उसमें से पहले 4 को अगर देखें, लिसनिंग, अवेलेबिलिटी, टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी वास्तविकता से जुड़ी हुई है। व्हाट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स है तो वी शुड बी। सो दिस 4 आर व्हाट वी हैव टू बी एंड द अदर 4 आर व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट, वी हैव टू टेक डिसीजंस, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू कोऑपरेट ऑल्सो। तो ये 4 हमें करना है, ये एक्टिविटीज है और ये 4 हमें बनना है। अगर ये 4 बनेंगे तो ये 4 करने का आसान हो जाएगा, कार्य सहज हो जाएगा। तो इसीलिए ये 8 का आपस में गहरा संबंध है। ऐसे नहीं कि हमारे पास ये एबिलिटीज नहीं है, एबिलिटीज जरूर है, परंतु उसका कभी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग गलत भी हो जाता है। ये एबिलिटीज को और ज्यादा डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको अगर हम देखें तो लिसनिंग एबिलिटी के लिए पेशेंस चाहिए। माना उसका गहरा कनेक्शन कोई ना कोई वैल्यू के साथ है, कोई ना कोई मूल्य के साथ है। तो लिसनिंग एबिलिटी का कनेक्शन पेशेंस के साथ है। जितनी हमारे अंदर धैर्यता है तब हम सुन सकते हैं, धैर्यता नहीं है तो सुनने की शक्ति भी नहीं है। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड कब नहीं रहती है, जब व्यक्ति अपने ईगो में रहता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे क्या करना है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेंटल अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती है। मेंटल अवेलेबिलिटी के लिए हम्बल, ह्यूमिलिटी, नम्रता बहुत जरूरी है। तो धैर्यता और नम्रता जहां है वहां उसके पास पूर्ण इंफॉर्मेशन
प्राप्त होती है। टॉलरेंस के लिए वैल्यू चाहिए लव। जितना प्यार होता है, जिसके साथ हमारा प्यार होता है, उसकी हर बात को हम सहन कर सकते हैं, नहीं तो सहन नहीं कर सकते। जहां प्यार नहीं है वहां किसी ने कोई छोटी बात भी कही, वो भी हमें बहुत गहरी चोट पहुंचा देती है। लेकिन जहां प्यार होता है वहां कोई कितना भी कड़ा शब्द भी बोल दे, तभी भी हम हंसी में ले लेते हैं, उसको टॉलरेट कर लेते हैं। आज एक माँ बच्चे का सब न्यूसेंस भी सहन कर लेती है क्योंकि लव है, और फिर भी जाकर किसी को बताती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार है। तो जहां लव है वहां टॉलरेंस है, और उसके साथ साथ फॉरगिवनेस, क्षमा भावना आ जाती है कि उसकी हर हरकत को क्षमा कर देती है, क्योंकि प्यार है। तो क्षमा चाहिए टॉलरेट करने के लिए। जहां क्षमा और प्यार है वहां टॉलरेट करना सहज हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अडॉप्टिंग नेचर, और उसके लिए मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है कि कहां मुझे फ्लेक्सिबल होना है, कैसे फ्लेक्सिबल होना है, किस प्रकार सबसे मिलना है। ये समझदारी नहीं है तभी भी हम फ्लेक्सिबल नहीं बन सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल के लिए मैच्योरिटी, ये वैल्यू जरूरी है। डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नॉलेज एक बहुत बड़ी वैल्यू है। समझ जब तक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो नॉलेज जरूरी है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए बैलेंस ऑफ माइंड। अगर मन का संतुलन नहीं है तो हम कोई ना कोई बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे डिसीजंस भी बायस्ड हो जाते हैं। इम्पार्शियल नहीं रह सकते हैं, पार्शियल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए करेज चाहिए, शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते हैं। तो पावर चाहिए, विल पावर। और टीम स्पिरिट बिल्डअप करने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग जरूरी है। अगर सहयोग है तो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। सहयोग नहीं है तो टीम स्पिरिट नहीं बन सकती। तो ये 8 वैल्यूज, 8 एटीट्यूड्स को डेवलप करने में और उससे हमें लीडर बनने में सहज ही मदद रूप हो जाती है। हर एक के अंदर टॉलरेंस पावर, लिसनिंग पावर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मात्रा में फर्क रहता है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन उसको हमें मैक्सिमम बढ़ाना है। और उसको अगर देख सकते हैं हमारी मैकेनिज्म से कि जब व्यक्ति अच्छे मूड में होते हैं, सुबह के समय फ्रेश माइंड से आता है, उस समय अगर कोई कुछ भी कहता है तो उसमें लिसनिंग मैक्सिमम होती है। अवेलेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि माइंड उसका फ्रेश है। टॉलरेट भी कर सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, और टीम स्पिरिट भी क्रिएट कर, माना उसका फंक्शनिंग क्लॉकवाइज चलता है। लेकिन अगर हमारा मूड खराब है या बहुत टेंशन वाले स्थिति में हम हैं, उस समय हम देखते हैं कि हमारी लिसनिंग भी कम हो जाती है, हमारी एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, टॉलरेट पावर भी कम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की शक्ति, मन हम एंटी क्लॉकवाइज फंक्शन करना शुरू करते हैं। नहीं तो कहते हैं कि हाँ, यू शुड लिसन टू मी, यू शुड डू व्हाट आई शुड टेल यू, माना इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमना शुरू कर देते हैं। यह हमारा एटीट्यूड जब नेगेटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब एटीट्यूड पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमता है। और इसी के आधार पर वो या तो लीडर है या फॉलोअर है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो फॉलोअर है, क्लॉकवाइज घूमता है तो लीडर बन जाता है। तो ये है लीडरशिप के मेन एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड्स। ओम शांति।